क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा जशोरेश्वरी मंदिर किस देश में स्थित है? हमारे भारत देश के अगले CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? हाल ही में वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 27 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। ओहो, आज है 27 मार्च और वर्ल्ड थिएटर डे आज ही मनाया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 27 मार्च। और विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में रंगमंच को लेकर जागरूकता लाना और रंगमंच के महत्व को समझना। इसी उद्देश्य से यह वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को। पहला नाटक एथेंस में एक्रोपोलिस में स्थित थिएटर ऑफ डायनोसिस में आयोजित हुआ था, तो यह फैक्ट भी याद रख लो। पहला नाटक एथेंस में एक्रोपोलिस में स्थित थिएटर ऑफ डायनोसिस में आयोजित हुआ था। लेकिन वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने, किसने? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने की थी। तो 1962 में पहला अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संदेश किसने दिया था? फ्रांस की जीन काक्टे ने। किसने? फ्रांस की जीन काक्टे ने 1962 में पहला अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संदेश दिया था। और वर्ष 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया था। और नाट्य कला को शास्त्रीय रूप किसने दिया था? हमारे भारत देश के भरत मुनि ने नाट्य कला को शास्त्रीय रूप दिया था। और भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटकों के विकास की प्रक्रिया को लिखा है। तो यह भी हमें याद रख लेना है कि नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। और श्रेष्ठ नाटकों की बात करें तो कालिदास का रचित एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, मॉलियर का माइजर, धर्मवीर भारती का अंधा युग और विजय तेंदुलकर का घासी राम कोतवाल, तो यह फेमस नाटक है। और इसी तरह दोस्तों हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में सुर्खियों में रहा जशोरेश्वरी काली मंदिर किस देश में स्थित है? हमारे भारत देश में कुल 51 शक्तिपीठ है। इनमें से एक शक्तिपीठ है जशोरेश्वर काली मंदिर, लेकिन यह शक्तिपीठ भारत में नहीं है बल्कि बांग्लादेश में है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। और यह शक्तिपीठ सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जशोरेश्वर काली मंदिर का दर्शन किया और इस शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। वो बांग्लादेश में है, इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। देखो, बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ऐसे में भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों के भी 50 साल पूर्ण हो रहे हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री ने बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा की है और उन्होंने पौराणिक परंपरा के 51 शक्तिपीठों में से एक प्राचीन जशोरेश्वरी काली मंदिर में मां काली के दर्शन भी किए। इमेज में आप देख सकते हैं बांग्लादेश में स्थित है यह शक्तिपीठ जिसका नाम है जशोरेश्वरी काली मंदिर। प्रधानमंत्री श्री ओराकांडी में मटुआ समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मिले, जहां श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर ने पवित्र संदेश दिया था। और बांग्लादेश और भारत अच्छे दोस्त हैं। उनके कुछ प्रमाण हाल ही में करंट अफेयर में सामने आए हैं। तो देखो,
दोनों देशों के नेताओं ने हल्दीबारी और चिल्हाटी के बीच एक महत्वपूर्ण रेल लिंक को हरी झंडी दिखाई थी, जो कि 1965 से बंद थी। और दोनों देश के नेता, इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी। और भारत ने बांग्लादेश को अब तक कोविड के टीके की 9 मिलियन डोज उपलब्ध करवाई है। कोविड टीके की 9 मिलियन डोज हमारे भारत देश ने बांग्लादेश को उपलब्ध करवाई है। और प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा हाल ही में भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाली फेनी नदी पर मैत्री सेतु के उद्घाटन किया था। यानी कि मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? फेनी नदी पर। वो भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था। और जिससे दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क के साथ साथ आर्थिक अवसरों में भी वृद्धि होगी। और दोस्तों, बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद है तो एक बार आपके दिमाग में रिमाइंडर कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि हमारे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों कौन बनने वाले हैं? क्योंकि वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे हमारे CJI है और अगले मंथ में हमारे CJI कौन बनेंगे? और इसीलिए यहां कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान है? CJI की नियुक्ति का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 124(2) में किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 124(2). हमारे CJI शरद अरविंद बोबडे के बाद जस्टिस NV रमन शीर्ष अदालत में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है। और नियुक्ति के समय जस्टिस NV रमन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनके पास 16 महीने से अधिक लंबे समय तक CJI के रूप में कार्यकाल होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रावधान है? तो देखो, मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। और न्यायाधीशों के इस मंडल ने भावी मुख्य न्यायमूर्ति भी अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। तो इसी तरह का प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है अनुच्छेद 124(2) में। और चौथा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 50 लाख कोविड टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? 50 लाख कोविड-19 के टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। सबसे अधिक कोविड-19 के केस भी महाराष्ट्र में और कोविड टीके लगाने वाला सबसे पहले नंबर का राज्य भी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 50 लाख कोविड टीके लगाकर देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सर्वाधिक टीके लगे हैं और अब तक 50,14,000 लोगों को टीका लगाया गया है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बारे में जब बात करते हैं तो महाराष्ट्र की बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन आज हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ नए फैक्ट की भी जानकारी जुटा ले। महाराष्ट्र पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बाद में बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। 1960 अधिनियम के तहत 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट से गुजरात और महाराष्ट्र पृथक हो गए। भारत में पहली रेल मुंबई और ठाणे के बीच चली थी और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? गोदावरी, भीमा और कृष्णा। गोदावरी नदी के किनारे नासिक में कुंभ मेला लगता है, लेकिन हाल ही में कुंभ मेला कहां लगा है? मैंने आपको बताया था ना, अच्छा याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है शिरडी साईं बाबा मंदिर। और महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? लावणी, तमाशा, गफा और मौनी वो महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य। पांचवा क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा जारी 2020 बैट्समैन रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा हाल ही में वनडे और T20 बैट्समैन और दोस्तों बॉलर की रैंकिंग जारी की गई
और इसमें बैट्समैन रैंकिंग में टॉप पर रहा है हमारे भारत देश के तीनों क्रिकेट फॉर्मेट के कप्तान विराट कोहली 2020 बैट्समैन रैंकिंग में शीर्ष पर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। दूसरे स्थान पर हमारे ही देश के क्रिकेटर रोहित शर्मा काबिज है। तो आईसीसी की बात करें इस रैंकिंग की तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने एक दिवसीय और 2020 रैंकिंग जारी की है और एक दिवसीय रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली पहले नंबर पर और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर है। इमेज में आप देख सकते हैं और दोनों को कांग्रेचुलेशन हमारे चैनल की ओर से। और 2020 रैंकिंग की बात करें तो डेविड मलान, इमेज में देख सकते हैं डेविड मलान T20 रैंकिंग में टॉप पर बने हुए हैं। तो डेविड मलान किस देश के क्रिकेटर है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और 2020 रैंकिंग में भारत के बैट्समैनों की बात करें तो विराट कोहली चौथे स्थान पर है, रोहित शर्मा 14वें स्थान पर है और KL राहुल 5वें स्थान पर है। और KL राहुल ने दोस्तों बहुत ही अच्छी पारी हाल ही में खेली है, आपने देखी थी, बढ़िया। छठा क्वेश्चन, हाल ही में श्री सु वुक ने भारत का 3 दिवसीय दौरा किया, वे किस देश के रक्षा मंत्री हैं? नाम पहले तो पढ़िए, श्री सु वुक वो किस देश के रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में 3 दिवसीय भारत का दौरा किया है? वो कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोरिया गणराज्य। और इमेज में आप देख सकते हैं श्री सु वुक को, श्री सु वुक कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री है। वे 25 मार्च से 27 मार्च 2021 तक भारत की यात्रा पर है। श्री सु वुक दिनांक 26 मार्च 2021 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन किया। तो यह फैक्ट भी याद रख लो, दिल्ली छावनी में भारत कोरियाई द्विपक्षीय मैत्री पार्क का उद्घाटन भी किया है कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री सु वुक ने। और यह पार्क कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय शांति रक्षकों के योगदान की स्मृति में है और यह दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का एक प्रमाण भी है। और माननीय मंत्री को सुषमा स्वराज भवन में ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद माननीय रक्षा मंत्री के साथ क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ साथ भारत कोरिया गणराज्यों के बीच रक्षा सहयोग पर वार्ता आयोजित हुई। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर तो पता ही होगा। 7वां क्वेश्चन, एशिया में राइनो की कौन सी प्रजातियां पाई जाती है? एशिया में राइनो की 3 प्रजातियां पाई जाती है, एक सींग वाला गेंडा, जावा राइनो और सुमात्रन राइनो। यह तीनों गेंडों की प्रजाति हमारे एशिया में पाई जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। लेकिन यह एक सींग वाला गेंडा और यह राइनो की प्रजाति सुर्खियों में क्वेश्चन क्यों आया? तो देखो, हाल ही में एक सींग वाले गैंडे के अवैध शिकार पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दावा असम विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन गया है। जी हां दोस्तों, असम में चुनाव होने वाले हैं और यहां एक सींग वाला गैंडा अवैध शिकार के मामले में एक चुनावी मुद्दा बन गया है असम राज्य में। और असम वन विभाग के अनुसार पिछले 3 वर्षों में अवैध शिकार में 86% की कमी आई है। और एक सींग वाले गेंडे के विषय के बारे में मैं आपको बताऊं तो यह गेंडे की 5 प्रजातियों में से एक है यह एक सींग वाला गेंडा। तो अन्य 4 कौन कौन सी प्रजातियां है? तो एक है ब्लैक राइनो जो अफ्रीका की 2 छोटी प्रजातियों में से एक है और दूसरा है व्हाइट राइनो। हाल ही में शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग करके इस राइनो का एक भ्रूण बनाया था। किसका? व्हाइट राइनो का। और जावा राइनो की बात करें तो यह IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। और सुमात्रन राइनो की बात करें तो यह हाल ही में मलेशिया से विलुप्त हो गए हैं सुमात्रन राइनो। और एशिया में राइनो की 3 प्रजातियां पाई जाती है जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, एक सींग वाला गेंडा, जावा राइनो और सुमात्रन राइनो। यह तीनों प्रजातियां एशिया में पाई जाती है। लेकिन भारत में केवल एक सींग वाला गेंडा ही पाया जाता है और एक सींग वाला गेंडा राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है और वो एक सींग वाला गेंडा यानी कि भारतीय गेंडा।
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे भारत देश में कहां पर, किस राज्य में यह एक सींग वाला गैंडा सबसे अधिक पाया जाता है, और वो भी किस नेशनल पार्क में? आपको याद ही होगा क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है। और भारतीय राइनो विजन 2020 की बात करें तो इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? एक सींग वाले गैंडों की आबादी को वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में 3000 से अधिक करना था। 8वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए कहां से 121 दिन तक चलने वाली मशाल रिले की शुरुआत हुई है? टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो चुका है और 121 दिन तक चलने वाली मशाल रिले की शुरुआत जापान के फुकुशिमा शहर एवं प्रांत से हुई है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फुकुशिमा। यह रिले 25 मार्च 2021 को फुकुशिमा प्रांत से शुरू हुई और 23 जुलाई 2021 को टोक्यो में जाकर समाप्त होगी। इमेज में आप देख सकते हैं। और 12 मार्च 2020 को ग्रीस में प्राचीन ओलंपिया के पवित्र स्थल पर हेरा के मंदिर में टोक्यो 2020 ओलंपिक लो जलाई गई थी। जी हां दोस्तों, यह एक पारंपरिक प्रथा है और इसी के अनुसार इसका आगाज होता है। तो पैनाथेनिक स्टेडियम में एक समारोह के दौरान लो को जापान को सौंप दिया गया था और मशाल रिले जब आधिकारिक रूप से फुकुशिमा में राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र जे विलेज में 25 मार्च को एक समारोह के बाद शुरू हुई और अगले 121 दिनों में लो जापान में सभी 47 प्रांतों का दौरा करेगी और आखिर जाएगी टोक्यो। और ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान लो का उपयोग ओलंपिक कॉल्ड्रोन को जलाने के लिए किया जाएगा। क्या? ओलंपिक कॉल्ड्रोन को जलाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। 9वां क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र को कहां से कमीशन किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इमेज में देख सकते हैं, जिसका नाम है वज्र, और वज्र को कमीशन किया गया है चेन्नई से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चेन्नई। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र को चेन्नई के कट्टुपल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा कमीशन किया गया था। तो हमारे पहले सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत द्वारा चेन्नई के कट्टुपल्ली में वज्र को कमीशन किया गया है। और आईएनएस वज्र 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल की श्रृंखलाओं में से 6ठे स्थान पर है और इसका निर्माण मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने कट्टुपल्ली में किया था। और यह 98 मीटर लंबा जहाज है, इमेज में देख सकते हैं। और यह अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, मशीनरी और सेंसर से सुसज्जित है आईएनएस वज्र। और इसे एक ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 उच्च गति वाली नावों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वज्र का उपयोग खोज एवं बचाव कार्यों, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्ती में किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में आईओबी ट्रेंडी बचत खाता किसने लॉन्च किया है? आईओबी ट्रेंडी बचत खाता लॉन्च किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक, और इस आंसर को आप इस क्वेश्चन में ही ढूंढ सकते थे। आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो इसी के नाम पर यह बचत खाते का नाम रखा गया है। आईओबी ट्रेंडी किसने लॉन्च किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी बैंकिंग प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश में बढ़ती मिलेनियल आबादी के लिए अनुकूलित एक बचत खाता आईओबी ट्रेंडी लॉन्च किया है। और इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो हमारे वर्तमान इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। और आईओबी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? चेन्नई में। आईओबी की स्थापना कब हुई? 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में हुई। 11वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 53 देशों की सूची में भारत 40वें स्थान पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया था और भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर रहा। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स
और इस रैंक में भारत है 40वें स्थान पर। और अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, किसके द्वारा? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि जीआईपीसी द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। तो हमें यह भी याद रखना है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। और बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो यह संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल है। प्रसिद्ध प्रकार के आईपी में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार रहस्य शामिल है। 12वां क्वेश्चन, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव ने कौन सा पदक जीता है? आईएसएसएफ वर्ल्ड कप जो हाल ही में दिल्ली में जारी है और 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चिंकी यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। इमेज में आप देख सकते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली में हो रहे आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 25 मीटर स्पर्धा में चिंकी यादव ने दमदार खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। भारत ने इस इवेंट में क्लीन स्वीप किया। क्लीन स्वीप का मतलब क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अपने नाम कर लेना, इसे बोलते हैं क्लीन स्वीप। तो हमारे भारत देश ने क्लीन स्वीप किया क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के ही खाते में गए। और यहां राही सरबनौत को सिल्वर मेडल और मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए हैं। इमेज में तीनों को आप देख सकते हैं। और महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव, मनु भाकर और राही सरबोनत की टीम ने मिलकर भी स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। और भारतीय तिड़की ने फाइनल मुकाबले में पोलैंड की खिलाड़ियों को 17-7 से हराया। 13वां क्वेश्चन, पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? पाकिस्तान दिवस मनाया गया है 23 मार्च को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 23 मार्च, पाकिस्तान डे। तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की वजह आप जान लो। 23 मार्च 1940 को लाहौर के प्रस्ताव को चिन्हित करने के लिए पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, जब अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की थी। और यह तारीख थी 23 मार्च 1940। और पाकिस्तान की सोच के लिए मुस्लिम लीग के सर सैयद अहमद खान का बड़ा हाथ है। इमेज में आप देख सकते हैं। और पाकिस्तान नाम का अर्थ पारसी और उर्दू में शुद्ध भूमि या पाक भूमि है। और पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के बारे में आज कुछ नए फैक्ट भी जान लो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची और कराची पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी मानी जाती है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेयजल गन्ने का जूस है। क्या? गन्ने का जूस है, जिसे रोह के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में। 14वां क्वेश्चन, दुनिया की पहली शिप टनल कहां बनेगी? दुनिया की पहली शिप टनल बनने जा रही है 2022 में नॉर्वे देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे के तटीय प्रशासन को दुनिया की पहली सुरंग के निर्माण पर काम शुरू करने के लिए हरी झंडी मिल गई है, जो विशेष रूप से जहाजों के लिए बनाई जा रही है। किस देश में? नॉर्वे देश में। 1.7 किलोमीटर की सुरंग 16,000 टन तक के जहाजों को संभालने में सक्षम होगी और जहाजों को अस्थिर स्टेडवेट सी के माध्यम से सुरक्षित मार्ग दे सकती है। और सुरंग 49 मीटर यानी कि तकरीबन 161 फीट ऊंची और तकरीबन 36 मीटर यानी कि 118 फीट चौड़ी होगी। और जब यह टनल बनाई जा रही है नॉर्वे देश में, तो नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रॉन। नॉर्वे की कैपिटल का नाम क्या है? ऑस्लो। और नॉर्वे की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है एर्ना सोलबर्ग, नॉर्वे देश की प्रधानमंत्री। 15वां क्वेश्चन, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 किसने जारी किया है? असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 जारी किया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सफैम। हाल ही में श्रम
और रोजगार मंत्री ने लोकसभा को सूचित किया है कि ऑक्सफैम द्वारा जारी किए जाने वाले असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 में स्पष्टता का अभाव था और उन्होंने 4 नए श्रम कोड के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा था और इसीलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। और सूचकांक में शामिल कुल 158 देशों में भारत की समग्र रैंकिंग 129 है और इस सूचकांक को जारी किया है ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल वर्ष 1995 में गठित स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है और इसकी स्थापना 1942 में ब्रिटेन में की गई थी। और किस उद्देश्य से ऑक्सफैम इंटरनेशनल की स्थापना की गई है? वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए दक्षता में वृद्धि करना और उसे अधिक से अधिक प्रभावी बनाना। और इसका सचिवालय कहां पर स्थित है? केन्या के नैरोबी में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने बांग्लादेश को उपहार के रूप में क्या भेजा? तो हमारे KVIC ने यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने बांग्लादेश को उपहार के रूप में 100 मुजीब जैकेट भेजे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100 मुजीब जैकेट। इमेज में आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है डामोर श्वेता, हितेश पारगे, उमा सैनी, राजपूत चिराग, जितेंद्र वाल्वे, वेचत राठवा, परमार सुधीर, ऑलवेज बी हैप्पी 72 नामक कोई फ्रेंड है, बिल्कुल आंसर सही दिया है। दीक्षित मालविया, केतन कुमार आश्रे, जशवंत चौहान, जयेश परमार, रोहन पटेल, पर्वत बारिया, पिंटू रमेश भाई, कीर्ति भोये, सभी दोस्तों का बिल्कुल आंसर सही है 100 मुजीब जैकेट। FRK कोई सब्सक्राइबर फ्रेंड है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जाकट प्रदीप, अंकु वसावा, हर्षद कलाब, संदीप पटेल, नैना शर्मा रमेश, सुनील सिंदल और संजय विंजुड़ा, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। लिकुड, तेलेम और यश अतीत निम्न में से किस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। लिकुड, तेलेम और यश अतीत किस देश की राजनीतिक पार्टियों के नाम है? सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हाल ही में इन पार्टियों के बीच चुनाव हुआ है। और दोस्तों, सही आंसर के बारे में कल मैंने आपको विथ डिटेल बताया था, याद है तो आंसर लिख दीजिए। लिखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपसे एक छोटी सी विनती, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी यूज कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की लिंक इस सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।